छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग अपने अंदर नैसर्गिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। वैसे ही बस्तरवासी इस नैसर्गिकता को बनाए रखने में जी जान से जुटे हुए हैं। देश विदेश में कला संस्कृति की जब बात होती है तो छत्तीसगढ़ का दखल वहां अनायास ही नजर आता है। कला संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए कोई मेला हो, प्रदर्शनी हो, प्रशिक्षण शिविर हो, बस्तर का ढोकरा आर्ट वहां तक अपनी पहुंच बना चुका है। इस कला से छत्तीसगढ़ का डंका पूरे विश्व में बजने लगा है और ढोकरा आर्ट की ये मूर्तियां वैश्विक मंच पर छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुकी है। आज हम विरासत में बात कर रहे हैं इस कला को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले शिल्प गुरु जयदेव बघेल की। जयदेव बघेल बस्तर का धरोहर है और कला और संस्कृति क्षेत्र में बस्तर का नाम रोशन उन्होंने किया है, तो निश्चित रूप से हमें गर्व होता है कि उन्होंने उनकी मूर्तियां देश विदेश तक सुशोभित की है। और इसके साथ ही इस कला के क्षेत्र में उन्होंने कई ऐसे नौजवान और आने वाले पीढ़ियों को उन्होंने प्रशिक्षण के माध्यम भी सिखाया है। तो निश्चित रूप से जयदेव बघेल का कला और संस्कृति जितना तारीफ की जाए उतना कम है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के कोंडागांव भेलवा पदर पारा में सन 1949 में जयदेव बघेल का जन्म हुआ। वे एक पारंपरिक धातु शिल्पी, गढ़वा परिवार, आदिवासी कारीगर समुदाय से आते हैं। उनके पिता सिरमन बघेल अपने समय के बस्तर के उन गिने चुने धातु शिल्पियों में से एक थे जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने की क्षमता रखते थे। वहीं उनकी माता भुकई बाई अपनी विशेष पाक कला के लिए पूरे मोहल्ले में पहचानी जाती थी। वे 4 बहनें और 2 भाइयों में सबसे छोटे थे। जयदेव बघेल अपनी जिम्मेदारियों और कम पारिवारिक आय को देखते हुए विवाह ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने बिना उनसे पूछे ही घटुला गांव के बालाराम बघेल की बेटी लता बघेल से उनकी शादी तय कर दी और 3 मई 1981 को दोनों विवाह बंधन में बंध गए। जिसके बाद उनके 3 बेटे भूपेंद्र, धनंजय, संजय और 2 जुड़वा बेटियां पूनम और पूर्णिमा का जन्म हुआ। जब बच्चे बड़े हो गए तो सन 2000 में जयदेव अपनी पत्नी लता को साथ में भूटान की यात्रा पर ले गए। वहाँ हमारी कला का बहुत इज्जत है। हमको तो वहाँ राजा, भूटान का राजा खाने पे भी बुलाए थे। वहाँ गए तो वो राजा सबको एक ठग नोट दिया 5-5 रुपया का। जितना गए थे उतना सबको दिए। वहाँ भी गए, अच्छा लगा। राजा के घर में भी खाना खाए, वहाँ फिर वापस आए, घूमने गए, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। कक्षा पहली के बाद वे कभी स्कूल नहीं गए। बचपन में वे अपने पिता के साथ अपना पैतृक धातु शिल्प का कार्य करते थे। वहीं बंगाली कर्मचारियों के बीच रहकर वे पढ़ना लिखना सीख गए। जो था एक, जैसा कि बताया मैंने, कलाकार होने के नाते तो उन्होंने मुझे भी प्रमोट करने में पीछे नहीं छोड़ा और एक बड़े भाई की हैसियत से मैं उनको मानता था और काफी उनका अनुभव जो था, पढ़े लिखे नहीं होने के कारण भी उनका जो सोचने का जो तरीका था वो कहीं ज्यादा विकसित था। पिता ही जिस बालक का गुरु हो, उसके भीतर की कलात्मकता को आकार विस्तार लेना ही था। सिरमन बघेल की समानांतर पीढ़ी से सुखचंद बघेल भी उन दिनों गढ़वा कला में इतिहास रच रहे थे। वे जयदेव बघेल के मामा थे। सुखचंद बघेल को वर्ष 1970 में जब राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन दिनों जयदेव बघेल की उम्र केवल 17-18 वर्ष रही होगी। जयदेव तब दंडकारण्य परियोजना के अंतर्गत कोंडागांव कार्यालय में ही चौकीदार के पद पर कार्य कर रहे थे। मामा के साथ दिल्ली पहुंचने पर जयदेव की अनेक महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हुई जो कला की कद्र करते थे और कलाकारों के कार्यों की प्रदर्शनियों के प्रायोजक थे। सबसे प्रमुख नाम तो जसलीन धमीजा का ही था, जिनके बंगले में ये मामा भांजा ठहरे हुए थे। इसके अतिरिक्त वहां सुमन बेनेगल से उनकी मुलाकात हुई, जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन की जनरल मैनेजर थी। इन दोनों ही महिलाओं ने
जिस तरह घड़वा कलाकृतियों की बारीकियों को परखा, उसे जयदेव ध्यान से देख समझ रहे थे। महिलाओं ने इन कलाकृतियों को खरीदा और उस दौर में 300 रुपए का लाभ कलाकारों को प्राप्त हुआ। जयदेव बघेल की आंखें खुल गईं। चौकीदार की नौकरी में महीने भर की पगार मिलती थी कुल 75 रुपए और इस कला के माध्यम से कई गुना अधिक राशि उन्हें मिल रही थी। साथ ही समाज में सम्मान भी हासिल हो सकता था। घड़वा कला उनका परंपरागत कार्य था और जयदेव बघेल भी अपने पिता और मामा की राह पर निकल गए। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। 1970 के दशक में वे भोपाल और दिल्ली के समकालीन कलाकारों, कला पारखियों और कला के क्षेत्र में सक्रिय शोधकर्ताओं के संपर्क में आए। इसका एक मुख्य कारण तो यह था कि उस समय के वास्तविक आदिवासी बस्तर में पढ़ा लिखा एवं अच्छी तरह अपनी बात कह सकने वाला कोई स्थानीय कलाकार नहीं था। जयदेव न केवल देसी लोगों बल्कि विदेशी लोगों से भी किसी प्रकार संप्रेषण स्थापित कर ही लेते थे। मैं अक्सर करके उनके पास जब भी जाता था तो वो हमेशा अपने काम पर ही व्यस्त रहते थे और जिस तरह से वो जो चीज़ बनाते थे तो मैं देखता था कि कई विदेशी ऐसे कलाकार होते थे जो उनके साथ काम सीखते होते थे और उनके तो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते थे। बहुत कम पढ़े लिखे थे, उसके बाद भी उनके संपर्क में आकर जिस तरह से उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका जो जीवन था वो बहुत ही एक कहना चाहिए आदर्श हो सकता था। उनके जीवन में बहुत सारी किताबें लिखी गई। उनका यह गुण उनकी तरक्की का सबसे बड़ा कारक बना। दूसरा, उनका निवास भी मुख्य सड़क के पास कोंडागांव में था, जो ऐसी महत्वपूर्ण जगह थी कि बस्तर जाने वाले प्रत्येक बाहरी व्यक्ति को वहां से होकर ही बस्तर में प्रवेश करना पड़ता था। यह वह समय था जब कला बाजार और शोधकर्ताओं का बस्तर की आदिवासी कला के प्रति आकर्षण चरम पर था। देसी विदेशी संग्रहकर्ता बस्तर के धातु शिल्प के पुराने नमूनों और कलाकृतियों को किसी भी कीमत पर लेने को तैयार रहते थे। यहाँ पर ये बता देना बेहद आवश्यक है कि 80 के दशक तक जयदेव बघेल के पिता सिरमन बघेल इन ढोकरा कला की मूर्तियों को बेचते नहीं थे, बल्कि चीजों और जरूरत के सामान से विनिमय की प्रक्रिया प्रचलित थी। कहना होगा कि जयदेव बघेल की कला यात्रा असाधारण रही। इसे समझने के लिए पहले घड़वा यानी ढोकरा यानी कि बेल मेटल कला को जानना भी आवश्यक है। मिट्टी, मोम और धातु की सम्मिलित है यह कला साधना, जिसमें आकृति तो धातु की बनती है, लेकिन कलाकार उसे मोम में साधता है और मिट्टी जीवन फूके जाने तक उसे अपने साँचे में धारण करती है। मैं यहाँ आके सीखी और बघेल जी पे पारा के 15-20 जन कलाकार को बुला के उनको काम करवाए। अभी वो लोग अपना अपना घर में खुद काम कर रहे हैं। उनसे मिलना मेरे लिए शाहरुख खान से मिलने की जैसी है। उन्होंने कॉलेज में एक दफ़ा लेक्चर दिया था, मैं काफ़ी प्रभावित था। मैं भी हस्तशिल्प में अपना किस्मत आजमाना चाहता था। एक दिन आया जब मैं डॉक्टर जयदेव बघेल से मिला। अपने तुमा शिल्प के साथ में एक मीटिंग में आए वो और मेरे तुमा शिल्प को सराहा उन्होंने। मुझे बहुत उत्साहित महसूस हुआ और मैं शिल्प कला में आगे बढ़ा। बहुत गर्व महसूस होता है कि ऐसे कलाकार का जन्म बस्तर में हुआ। हम कहें तो कला के कुल पुरुष थे, आज उनकी वजह से बस्तर को जाना जाता है। पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होने के कारण उनके पास इतना ज्ञान था कि वो हर दिशा में कला के चहुमुखी विकास के लिए उन्होंने जो काम किया है वो निश्चित ही स्मरणीय है। घड़वा कला निर्माण प्रक्रिया में कई प्रकार की मिट्टी लगती है, जिसमें दीमक की बामी की मिट्टी की प्रमुख भूमिका होती है। जयदेव बघेल अपने आलेखों में इस बात को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि इस आकृति निर्माण प्रक्रिया में कई प्रकार की मिट्टी लगती है। जैसे कोई भी एक मूर्ति बनाते हैं तो पहले एक नंदी हो गया, घोड़ा हो गया, ऐसा हाथी हो गया, ऐसा पहले एक रफ शेप बनाते हैं। एक जो खेत वाला मिट्टी और चावल का भूसा दोनों को मिक्स करके पहले एक सब शेप बनाते हैं, उसको फिर धूप में रखते हैं सूखने के लिए। जब वो सूख जाएगा तो उसको सेकंड लेयर उसके ऊपर नदी किनारे की मिट्टी लगाते हैं नदी किनारे मिट्टी लगाते हैं। जब वो उसको फिर सूखने के लिए छोड़ते हैं। जब वो सूख जाएगा तो फिर उसको जो सैंड पेपर होता है या टाइल्स खपरा होता है उससे घिस के पूरा शेप में लेके आते हैं।
शेप में लेके आने के बाद जैसे कोई भी पत्ता, जैसे सेमी हो गया या फिर जैसे कोई भी पत्ता जिससे रस निकलता हो, वो पत्ता उसके ऊपर घिसते हैं। वो पत्ता घिसने के बाद फिर जैसा मोम होता है, मोम से हम लोग धागा निकालते हैं अलग अलग साइज़ में, मोटा पतला अलग अलग साइज़ में धागा निकालते हैं। जैसे सेवई होता है, जैसे उसका सांचा होता है सेवई का, वैसे ही हमारे पास सांचा है, उससे हम लोग धागा निकालते हैं और एक एक धागा करके उसको पूरा बाइंडिंग करते हैं। जब बाइंडिंग जब पूरा हो जाता है तो हम लोग का जो टूल्स है उससे हम लोग उसको पूरा चिकना करते हैं। चिकना करने के बाद फिर उसी मोम से ही फिर उसमें उसका श्रृंगार करते हैं। जैसे कोई नंदी है तो उसका सींग हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, पूँछ हो गया, ऐसा पूरा श्रृंगार करते हैं। उसके पीठ में जाली बनाते हैं, ऐसा पूरा श्रृंगार करते हैं। जब वो श्रृंगार का काम, जब पूरा मोम का काम, श्रृंगार काम जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद नदी किनारे मिट्टी और कोयले का पाउडर दोनों को कूट के कपड़ा में छान के अच्छा से आटा जैसा गूंद के फिर मिट्टी को फिर उसके ऊपर फिर लगाते हैं। जब वो उसको फिर लगाने के बाद उसको धूप में रखते हैं सूखने के लिए, और सूखने के बाद फिर नदी किनारे मिट्टी फिर लगाते हैं, फिर सूखने के लिए छोड़ते हैं। जब वो सूख जाता है तो फिर उसके बाद जो लाल वाला मिट्टी, जो दिमाग का जो टीला वाला मिट्टी होता है, वो और चावल का भूसा दोनों को मिक्स करके वो मिट्टी फिर उसके ऊपर फिर लगाते हैं। जब वो मिट्टी सूख जाता है तो फिर उसको फिर भट्टी, जो हमारा भट्टी होता है, उस भट्टी में पकाते हैं। एक साइड जो सांचा होता है उसको पकाते हैं, एक साइड पीतल गलाते हैं। पीतल भी जब गल के एकदम पानी जैसा लिक्विड हो जाएगा और सांचा भी जब पक के एकदम लाल हो जाएगा तो सांचा को बाहर निकाल के उसमें पीतल फिर डालते हैं। तो सांचा जो अंदर का जो मोम होता है, मोम पूरा जल के भट्टी में ही निकल जाता है और मोम के जगह में जाके पीतल पूरा सेट हो जाता है। फिर उसको फिर 2-4 घंटा के लिए छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद फिर 2-4 घंटे के बाद उसको फिर तोड़ के ऊपर का जो मिट्टी होता है उसको तोड़ के जो पीस बनाए रहते हैं वो पीस फिर वहाँ से वो सामने निकल के आता है। बेसिकली एक ऐसी कला की ऐसी पद्धति है या ऐसी कला है बस्तर की जो नेचुरल, वहाँ की नैसर्गिकता पर डिपेंड करता है, वहाँ की लोक जीवन का एक आधार है। उन्होंने जो जीवन में देखा उन चीज़ों को कला के माध्यम से प्रस्तुत किया है और उसका एक तरीका जो है वो स्ट्रक्चरल है। वो आप उसको देखेंगे तो उसमें उसकी जो प्रक्रिया है, आप उसे आगे उकेरते हैं, फिर उसे आप सांचे में रखते हैं, फिर आप उसे मोम का इस्तेमाल करते हैं। तो वो चीज़ें जो है दूसरे देशों में या छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में हम नहीं देख सकते। और बस्तर की जहाँ तक कला संस्कृति की बात है तो वहाँ की कला सबसे दुनिया के भीतर में इसलिए ब्रांड नेम है क्योंकि वहाँ सब चीज़ें, वहाँ के जीवन में जो चीज़ है वहाँ की कला में है और वहाँ की कला में जो चीज़ है वहाँ के जीवन में है। महत्वपूर्ण बात यह है कि घड़वा कला को किसी काल विशेष से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में ईसा से 3000 साल पहले प्राप्त एक नृत्य करती लड़की की प्रतिमा लगभग उसी तकनीक पर आधारित है जिस पर बस्तर का घड़वा शिल्प आज कार्य कर रहा है। जयदेव बघेल ने इस साधना को जब अपना व्यवसाय बनाना चाहा, तब उन्होंने अपने पिता की एक शिष्या मीरा मुखर्जी से मिलना सुनिश्चित किया। मीरा मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कलाकार थी और जयदेव बघेल के लिए बस्तर से बाहर के कला जगत की पहली संपर्क सूत्र थी। उन्होंने घड़वा कला में कोंडा गांव में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त किया था। मीरा मुखर्जी के सहयोग से जयदेव बघेल ने पहल कोलकाता के एक डिजाइन सेंटर में अपनी कला की प्रदर्शनी लगाई। यह तो बस शुरुआत थी, जिसके बाद से उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलने लगी। चीज़ों को कहीं ना कहीं वो हमेशा सबके बीच रखते रहे हैं। वो देश के बड़े बड़े आर्ट गैलरी में जाते रहे हैं, देश की बड़ी बड़ी आर्ट गैलरी में बस्तर के बारे में वो बताते रहे हैं और उनका जो एक अध्ययन रहा है
वो जो भी बात कहते थे वो कहीं ना कहीं थ्योरी बन जाती थी बेल मेटल को लेकर। ऐसे कलाकार अब शायद मुझे लगता है बस्तर में नहीं है। दुनिया भर में ढोकरा शिल्प की पहचान दिलाई। बस्तर का एक अलग पहचान ढोकरा शिल्प में यदि दुनिया भर में है तो उसका श्रेय डॉक्टर जयदेव बघेल को जाता है। बस्तर की कला में रुचि रखने वाले जर्मन दूतावास के कुछ अधिकारियों और जर्मन शोधकर्ताओं से उनका परिचय हुआ। इस सब का परिणाम यह हुआ कि वे दिल्ली के कला जगत में बस्तर के लोकप्रिय आदिवासी धातु शिल्पी और विशेषज्ञ संपर्क सूत्र के रूप में स्थापित हो गए। कुछ हमें स्मृति चिन्ह तैयार करवानी थी और उस संस्थान का ये कहना था कि बस्तर से ही बने और जयदेव बघेल जी बनाए। तो हमने उनको कुछ डिज़ाइनिंग बना के दी थी, तो डिज़ाइनिंग को जिस तरह से हुबहू उन्होंने उतारा था तो वो बहुत पसंद आया था और वो देश के स्तर पर एक बड़ा एक कार्यक्रम होना था जिसमें लोगों को सम्मानित किया जाना था। तो आज भी वो चिरस्थायी है मेरे जीवन में कि उन्होंने मैंने जो कहा वो उस चीज़ को उन्होंने तैयार करके दिया। वर्ष 1976 में उन्हें मध्य प्रदेश राज्य से सम्मान प्राप्त हुआ। 1977 में उन्हें इस कला की साधना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। उस समय वे यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के कलाकार थे। उनकी उम्र 24 साल थी। उस समय 40 से लेकर 80-85 साल के लोगों को ही सभी राज्यों में से चयन करके राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता था। वे वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे पहले पारंपरिक कलाकार थे जिसे किसी विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर ने उन्हें ये उपाधि दी थी। उन्हें मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शिखर सम्मान एवं भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार और शिल्प गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, शिखर सम्मान से सम्मानित है। 1978 में भारत सरकार के फिल्म्स डिवीजन ने उन पर आधारित एक वृत्त चित्र बनाया था। सन 1982 में आर्ट काउंसिल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और BBC लंदन द्वारा उन पर केंद्रित वृत्त चित्र बनाए गए। सन 1987 में स्विट्जरलैंड के बाज़ल म्यूजियम द्वारा उन पर एक वृत्त चित्र बनाया गया। वर्ष 1978 में जयदेव बघेल ने अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी मास्को में आयोजित की, जहां उनकी बहुत प्रशंसा की गई और व्यवसाय की दृष्टि से भी अंतर्राष्ट्रीय मंच प्राप्त हुआ। इसके बाद तो जयदेव बघेल ग्लोबल हो गए। उन्होंने स्कॉटलैंड, इटली, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर, बैंकॉक आदि में घड़वा शिल्प की अनेक सफल एग्जीबिशन और वर्कशॉप लगाई और देश विदेश तक भी इनका कला गया। वैसे जाते जाते अंग्रेज देश जाते जाते वो अंग्रेज लोग भी यहाँ आने लगे। ऑस्ट्रेलिया के सर हैं प्रोफेसर, वो तो आके अपने फैमिली के साथ 2 महीना 3 महीना रुकते थे यही कला के बारे में, कला देखने के लिए। सिद्धहस्त कलाकार थे और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और लगभग वो पूरे विश्व के लगभग 50 देश में उनका प्रदर्शनी हो चुका है, वर्कशॉप हो चुका है। निश्चित तौर पे जयदेव बघेल जी बेल मेटल के पितामह माने जाते रहे हैं। वो बस्तर के कुंडा गांव के रहने वाले थे। उन्होंने वहाँ से रह के बेल मेटल को पूरी दुनिया में पहुँचाई और एक तरह से कहें तो वो बेल मेटल के इंस्टीट्यूट थे। देश के साथ साथ विदेशों में भी उनकी बहुत लोकप्रियता थी। कई देशों में जाकर उन्होंने बेल मेटल के बारे में लोगों को पढ़ाया, लोगों को सिखाया। बेल मेटल के आर्ट को उन्होंने जनप्रिय बनाया और जिस तरह का काम उनका रहा है उस पर हमेशा वैश्विक स्तर पर चर्चा होती रही है। इन कार्यों का ही प्रतिफल था कि वर्ष 1982 में उन्हें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों शिखर सम्मान प्राप्त हुआ। उस समय जयदेव बघेल और अन्य चयनित सृजनधर्मी इंदिरा जी के साथ लगभग 6-7 घंटे रहे। इंदिरा जी उनकी कला से तो प्रभावित थी। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह से उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित करने का प्रस्ताव केंद्र शासन को भेजने के लिए कहा, लेकिन जयदेव बघेल ने यह प्रस्ताव बहुत ही विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया और कहा कि उन्हें कलाकार ही रहने दिया जाए, राजनीति में उन्हें ना लाया जाए। इस घटना के लगभग 2 महीने बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय से एक पत्र आया कि उन्हें देश के प्रथम श्रेणी के बैंक ऑफ इंडिया के संचालक मंडल का सदस्य नियुक्त किया जाता है।
भारत सरकार की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेंबर बनाया गया था, जो बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरह से उनका जो काम था, वो काम उनके कला के माध्यम से बोलता था। 1982 में लंदन में आयोजित हुए भारत उत्सव में उन्हें सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। जयदेव बघेल बहुधा याद करते थे कि उस समय आयोजित प्रदर्शनी में प्रसिद्ध मूर्तिकार हेनरी मूर भी आए हुए थे। उन्होंने न केवल जयदेव बघेल को लंच पर आमंत्रित किया, बल्कि उनके कार्यों की सराहना भी की। मूर्तिकार हेनरी मूर विशालकाय धातु प्रतिमाएं बनाते थे। उनकी एक राजा रानी की प्रतिमा जयदेव बघेल को प्रदर्शनी में देखने को मिली, जो बिल्कुल बस्तर शैली की थी। जैसे वर्कशॉप कर रहे थे वहाँ पर लंदन में, तो जब वर्कशॉप कर रहे थे तो अपना जो जैसे ईंट का भट्टी लगा रहे थे, मेटल मेल्ट करने के लिए भट्टी लगा रहे थे, तो जब वो हेनरी मूर भी वहाँ पर आके अपने मतलब वो भी उनके साथ, मेरे पिताजी के साथ काम करने लग गए। पर मेरे पिताजी को पता नहीं था कि हेनरी मूर कौन है करके। तो जब उनके साथ के जो लोग थे वहाँ पर, वो उनको बताया कि हेनरी मूर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। 1992 में माधवराव सिंधिया को बुलवाकर कोंडागांव में शिल्पग्राम का उद्घाटन करवाया था। यहाँ सभी तरह के शिल्प, लकड़ी, टेराकोटा, मेटल पत्थर, बुनकरी, पेंटिंग, बांस शिल्प आदि 10 तरह के शिल्प कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता था। फिर उसके बाद उस मुद्दे को लेके प्रदर्शनी तो उनका बहुत पहले से होता रहा है। उनका कहना यह था कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें पूरे बस्तर संभाग के या पूरा कोंडागांव के आसपास जितने भी हमारे कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, उनको कम से कम एक मंच मिले। तो पारंपरिक बस्तर शिल्पी परिवार उन्होंने एक संस्था यहाँ से गठन किया। ये हमारा कोंडागांव जिले का एक सौभाग्य कहना चाहिए कि यहाँ पर लगभग हर प्रकार के शिल्प यहाँ शिल्प के कलाकार हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जयदेव भाई ने जो संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों रूप से एक क्या बोलना चाहिए, बहुत ही जवाबदार कलाकार होने के नाते उन्होंने यहाँ के लोगों को काफी ऊंचाई तक पहुंचाया है। मिट्टी शिल्प, पत्थर शिल्प, काष्ठ शिल्प के आर्टिस्टों को भी उन्होंने सहयोग किया। उनकी जो हस्त सिद्धि है, हस्तकला को दुनिया भर में वे पहचान दिलाए। उनके माध्यम से क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला कोंडागांव को। कोंडागांव की पहचान पूरे विश्व में, देश में एक अलग पहचान खड़ा करने में जयदेव बघेल जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। फिर जितना भी शिल्प कार्य था उन्होंने उसे पूरे घर में लगा दिया। उनके घर को दूर से ही देखकर पता चल जाता है कि एक शिल्पकार का घर है। बस्तर के जंगलों के विनाश के विरोध में जयदेव बघेल ने 6 फुट ऊंचे महुआ के पेड़ को उकेरा था। आदिवासियों के लिए यह जीवन का वृक्ष है, जो आदिकाल से ही उन्हें भोजन, छाया और आय प्रदान करता आया है। मूर्ति कला को मुंबई में ताज होटल द्वारा खरीदा गया था और इमारत के गुंबद के नीचे 6ठी मंजिल पर स्थापित किया गया था। 26/11 के आतंकी हमले में होटल की 6ठी मंजिल जलकर खाक हो गई थी, लेकिन बताया जाता है कि यह प्रतीकात्मक पेड़ हमले से बच गया और अमर हो गया, जो आज भी वहां रखा हुआ है। वो 26/11 के हमले के बाद भी उसके सुरक्षित रहना ये बहुत बड़ी बात है। और जब भारत के दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी जब होटल ताज पहुंचे थे, तो वहाँ पे जो होटल ताज में रखे उस बेल मेडल के नीचे में ही 26/11 के शहीदों को उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कलाकार के लिए। हर कलाकार की यह हार्दिक इच्छा होती है कि वह मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में अपने कार्यों की एकल प्रदर्शनी लगा सके। 22 से 28 जुलाई 1996 तक उन्होंने अपने इस सपने को सच किया और बस्तर को गौरव प्रदान किया। जयदेव बघेल लगातार काम करते रहे और लगभग 5 दशक तक वे बस्तर की ढोकरा कला का एकमेव चेहरा बने रहे। वे निरंतर प्रदर्शनियां आयोजित करते रहे
नई पीढ़ी के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाते रहे और देश विदेश के नियमित अंतराल पर दौरे भी करते रहे। आज भी उनका पूरा परिवार शिल्पकारी के क्षेत्र में सक्रिय है। के भीतर में बस्तर की कला संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने को लेकर वो बहुत ही संवेदनशील थे। उनके अभी की बात करें तो उनके बेटे जो हैं उस काम को बढ़ा रहे हैं, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में एग्जीबिशंस कर रहे हैं और बेल मेटल को लेकर इस समय हम कहें तो उनका जो पूरा परिवार है एक तरह से एक संस्था के रूप में काम कर रहा है। ढोकरा आर्ट एक पर्यावरण हितैषी शिल्पकला है जिसमें कलाकार बड़ी मेहनत से एक एक कलाकृति पर कई दिन काम कर जीवन फूंकता है। इसकी मौलिकता बनाए रखना ही इसके उत्पादन को सीमित रखने का एक बहुत बड़ा कारण है। कई जगहों पर आर्थिक लाभ के लिए उत्पादन में तेजी लाने की चेष्टा तो की जाती है, लेकिन इससे ढोकरा शिल्प की मौलिकता काफी हद तक प्रभावित होती है। शिल्प गुरु जयदेव बघेल ने ढोकरा कला की मौलिकता को हमेशा बनाए रखा। पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होने के कारण उनके पास इतना ज्ञान था कि वो हर दिशा में कला के चहुमुखी विकास के लिए उन्होंने जो काम किया है वो निश्चित ही स्मरणीय है। गढ़वा कला का नाम ढोकरा कला कैसे पड़ा और कैसे जयदेव बघेल ने इसे पेटेंट कराया, यह भी रोचक किस्सा है। अब मैं ढोकरा को पिछले मीटिंग हुआ तो हम पेटेंट भी मैं था मीटिंग से ढोकरा आर्ट का पेटेंट अभी किए हम छत्तीसगढ़ में। वाह, बस्तर ढोकरा पेटेंट है। अच्छा, पूरे इंडिया में। उनका बहुत अपने बचपन से होनहार बालक के रूप में जयदेव बघेल जी अपनी पहचान बनाते हुए पिता के पैतृक कार्य को उन्होंने हुनर उनके अंदर था, उसके बदौलत उन्होंने कोंडागांव की भी एक अलग पहचान बनाई, जहाँ पे गढ़वा कला के नाम से जानने वाले कला को ढोकरा आर्ट के नाम से पेटेंट कराने वाले जयदेव बघेल जी आज हमारे बीच में नहीं है। कला का यह सिपाही धीरे धीरे व्याधियों और समय के हाथों बाध्य हो गया। मधुमेह की बीमारी के कारण उनका एक पैर भी काटना पड़ा था। कला कभी कोई युग अस्त नहीं होने देती और कलाकार कभी मरते नहीं हैं। 9 नवंबर 2014 को ढोकरा कला का सूरज अस्त हो गया और अपने पीछे टिमटिमाते तारे की तरह जगमगाने के लिए उन्होंने मृत्यु पर्यंत सैकड़ों लोगों को इस विधा में पारंगत किया। कोंडागांव की एक पूरी बस्ती भेलवा पारा में आज बेल मेटल के कलाकारों की बसाहट है, जो शिल्प गुरु जयदेव बघेल की विरासत को आगे लेकर चलेंगे। बाजा गाजा बुढ़िया खाजा इथा रहे दे, 2 दिन चो मंडैया हम जो मंडैया। बाजा गाजा बुढ़िया खाजा इथा रहे दे, 2 दिन चो मंडैया हम जो मंडैया। मंडई सरते सरते पसरा उजड़े दे, मंडई सरते सरते पसरा उजड़े दे, डाना पारा दोना पथरी भूने पड़े दे।